हेलो एवरीवन, होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीजीटी होम साइंस का पेपर, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1956 में, 1975 में, 1986 में या फिर 1996 में। तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट पारित हुआ। अब यहाँ पर इसको शॉर्टकट में इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसको कहते हैं EPA, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं। और इसमें एक चीज और मैं बता दूं, ज्यादातर क्या होता है क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ईयर पूछा जाता है या फिर उसमें डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर 1986 तो इसकी डेट है, इसके साथ में आप इसको भी नोट डाउन कर लो, 19 नवंबर 1986। ओके, तो यहां पर डेट अगर पूछी जाती है तो आप ये भी बता सकते हो 19 नवंबर को जो है ये एक्ट पारित हुआ था। और किसके अंडर में पारित हुआ था? तो एक स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहां मैं लिख देती हूं स्टॉकहोम, जिसे कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, ये हुई थी। इसको अगर हम कहें तो यूनाइटेड नेशंस, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट, ये कॉन्फ्रेंस का नाम था, थीम कह सकते हो आप। ओके, और ये कॉन्फ्रेंस हुई कब थी? ये हुई थी जून 1972 में, जून 1972 में। ठीक है, तो 1972 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसे कि हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया था कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको पारित किया जाएगा, इसकी नीड समझी गई थी और इसको फिर 1986 में पारित कर दिया गया। और यहाँ पर ये आर्टिकल 253 के अंदर में आता है, आर्टिकल कभी कभी पूछ लेता है, आर्टिकल 253 के अंदर में आता है। और एक चीज और, ज्यादातर आपने देखा होगा जो एक्ट होते हैं वो जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके और अदर सारी स्टेट में पारित किए जाते हैं, लेकिन जो ये पर्यावरण संरक्षण एक्ट है ये जम्मू और कश्मीर में भी पारित किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जम्मू और कश्मीर में भी पारित किया गया था, यहां पर भी। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? रिटेंशन ऑफ नॉलेज मोस्ट इफेक्टिव इफ वी यूज, श्रव्य साधनों को यूज करने से, दृश्य साधनों को, श्रव्य और दृश्य दोनों, या फिर व्यवहारिक अनुभव के द्वारा। तो आपने खुद ही ये अनुभव किया होगा कि रिटेंशन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान जो हमारी स्मृति में ज्यादा समय तक रहती है या फिर हमारी स्मृति को प्रभावित करती है, तो वो क्या है? वो है आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि जब हम अपने व्यवहार में किसी चीज को लाते हैं यानी कि करके सीखते हैं, तो वो चीज हम उस चीज से हमें ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है और उससे हमें ज्यादा अनुभव भी प्राप्त होता है। ओके, तो ये जो है यहां पर राइट आंसर होगा व्यवहारिक अनुभव के द्वारा। ठीक है, फिर आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं हुक एवं अच्छिका, बटन एवं काज, रिबन एवं डोरी, इलास्टिक एवं चुटपुट। यहाँ पर इसका इंग्लिश भी दिया गया है। तो सेल्फ हेल्प फीचर का मतलब है यानी कि खुद से जो बच्चे अपना काम कर सकते हैं, ऐसे फीचर्स जो वो खुद कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? इलास्टिक एंड चुटपुट। ठीक है, इलास्टिक और चुटपुट इतना आसान होता है कि बच्चे आसानी से इसको खोल सकते हैं और बंद भी कर लेते हैं। ठीक है, और सारी चीजें बच्चों के लिए थोड़ा टफ होती हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कब? तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए गए, 2 अक्टूबर 1952, 5 सितंबर 1954, 2 नवंबर 1956 या फिर 10 अक्टूबर 1958।
तो ये आप सभी को पता होगा ज्यादातर कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर इसको शॉर्टकट में CDP भी बोलते हैं। ओके, तो ये पारित हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में। फिर आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे, किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? एट विच स्टेज हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में, या फिर वृद्धावस्था में? तो इसका राइट आंसर है गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में। यानी कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कब होती है? प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। तो यहां पर मैं आपको चार्ट दिखा देती हूं। तो ये आपको, ये यहां पर आप देख सकते हो, थोड़ा जूम कर देती हूँ। आप लोगों का वैसे भी चार्ट होगा इसका, और ना हो तो इसका प्रिंट जरूर निकलवा लीजिए, या फिर इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो दिया गया है प्रेग्नेंट वीमेन। अब यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये है प्रेग्नेंट वीमेन, और यहाँ पर लैक्टेशन का दिया गया। तो प्रेग्नेंट वीमेन का देखिए यहाँ पर नॉर्मल जो है, सिडेंट्री, मॉडरेट, हैवी, तीनों के लिए वेट 55 kg है, और यहाँ पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट दी गई है 36। ओके, तो 36 प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। 1 मिनट, यहाँ पर ये EAR दिया गया है, सॉरी ये RDA नहीं है। चलिए, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में, ठीक है, वो EAR था, चूंकि RDA नहीं था तो उसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो यहां पर मैं आपको ऐसे ही मैनुअली बता देती हूँ। गर्भावस्था और धात्री अवस्था में, तो प्रेगनेंसी में नॉर्मल जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है सामान्य अवस्था में, चाहे वो सिडेंट्री हो, चाहे वो मॉडरेट वर्कर हो, और या फिर वो हैवी वर्कर हो, तीनों के लिए जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बराबर है। तो वो है 46, ये है नॉर्मल प्रोटीन रिक्वायरमेंट। ओके, ये नॉर्मल है। अब यहाँ पर गर्भावस्था की बात की, तो गर्भावस्था में जो पहले का 3 महीना होता है, यानी कि फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है, उसमें तो 46 ही चाहिए, 46 ग्राम। ओके, लेकिन जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें ये बढ़ जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये हो जाएगा 46 प्लस 9.5, यानी कि 46 प्लस ये जो 9.5 है, ये एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये टोटल आ गया 55.5 ग्राम, ठीक है। और फिर जो है थर्ड में 46 में हम प्लस कर देंगे कितना, 22, तो ये आ जाएगा 68। ओके, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में 55.5 प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, थर्ड ट्राइमेस्टर में 68 प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ओके, ये तो हो गई प्रेगनेंसी की बात। अब आते हैं हम लैक्टेशन पर। तो लैक्टेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 अवस्थाएं, एक 0 to 6 है और 7 to 12 है। ओके, तो 0 to 6 में आ जाएगा 46 प्लस 17, यानी कि 17 एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है कब, 0 to 6 मंथ में। लैक्टेशन का मतलब है कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद माँ जब अपना दूध पिलाना स्टार्ट करती है। ओके, तो यहां पर ये टोटल आ जाएगा 63, और यहां पर आ जाएगा 46 प्लस 13 घट जाएगी। जो पहला 6 महीना है उसमें जो है अधिक रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद ये थोड़ी कम हो जाती है 17, फिर उसके बाद में 13 एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत है, तो यहां पर आ जाएगा 59। ओके, तो ये टोटल प्रोटीन है, यानी कि 0 से 6 मंथ में 63 प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, और 7 से 12 में 59 प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तो ये लैक्टेशन का है, और ये है प्रेगनेंसी का। ओके, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है। ये 2020 के अकॉर्डिंग है, जो आरडीए अभी 2020 में आया है, ये उसके अकॉर्डिंग है। ओके, चलिए अब जो क्वेश्चन आएंगे वो 2020 से ही आएंगे। छठा क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई कब? 1989 में, 1972, 75 या फिर 79 में? तो ये 1989 में जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी। अब ये जो जवाहर रोजगार योजना है, इसको भी शॉर्टकट में क्या कहते हैं, JRY। ओके, और ये कब स्टार्ट हुआ था? अब यहां पर देखिए 1989 दिया गया है, और इसकी डेट की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल, सॉरी 1 अप्रैल डेट की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 1989 में जो है जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी। अच्छा, ये जो योजना है जवाहर रोजगार योजना, ये 2 योजनाओं को मर्ज करके, यानी कि एक में मिला करके ये बनाई गई। जो पहले योजनाएं थी, तो पहले योजना थी
यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ। ये है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ओके, जिसे कि शॉर्टकट में कहते हैं NREP। इसको प्लस रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट, ओके, इसे समझ जाइएगा, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इसको शॉर्टकट में कहते हैं RLEGP। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रोग्राम्स हैं NREP, RLEGP, इन दोनों प्रोग्राम को मर्ज करके जवाहर रोजगार योजना बनाई गई। ठीक है, यानी कि एक नाम दिया गया और इसे 1 अप्रैल 1989 में स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर, मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 जून 1955, 1 अगस्त 1956, 1 मई 1957 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये जो क्वेश्चन है कि जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, इसको PFA एक्ट भी कहते हैं, तो ये कब पारित किया गया? तो चूंकि जो इसके द्वारा आयोग के द्वारा जो इसका आंसर दिया गया था वो तो पहला है 1 जून 1955, लेकिन जो 1 जून 1955 यानी कि ये जो 1955 ईयर है, एक्चुअल में ये किसका ईयर है? ये है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल्स का, जो मिलावट निरोधक अधिनियम है। अब ओके, यानी कि एक्ट नहीं बल्कि ये जो रूल्स था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल्स, ये जो है 1955 में बनाया गया था। ठीक है, और जो अगर एक्ट की बात करें तो ज्यादातर आप देखोगे 1954 हर जगह दिया गया है, आप गूगल पर भी सर्च कर लो तो वहां पर 1954 ही 1954 ही दिया गया है, बट यहाँ पर चूंकि आंसर यही सही है जो आयोग के द्वारा दिया गया है। ओके, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? वातावरणीय दशाएं, विपत्ति, संक्रमण या फिर पोषक पदार्थों की कमी। तो किसके लिए लड़ते हैं या फिर किसके विरुद्ध लड़ते हैं? तो यहाँ पर है संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? हमारे बॉडी में होते हैं और जब भी कोई एंटीजन अटैक करता है तो ये उसके अगेंस्ट में लड़ते हैं और हमारे शरीर को सुरक्षित करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। फिर 9वां क्वेश्चन है, मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व है, मोटिवेटिव फैक्टर्स इन बिहेवियर इज वैल्यू, स्टैंडर्ड, गोल या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ का राइट आंसर है मूल्य, यानी जो मूल्य है वो मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व हैं। ओके, मूल्य। फिर 10वां क्वेश्चन है, पेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने से होती है? मसल फटीग इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड। तो ये थकावट किस वजह से होती है? जब हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है तब फिर जो है हमें थकान महसूस होती है। फिर 11वां क्वेश्चन है, मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। इन ह्यूमन बॉडी रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ। पाचन तंत्र का है ये, श्वसन तंत्र है या उत्सर्जन या फिर परिवहन तंत्र? किसका एक भाग है रेक्टम? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का एक भाग है। और ये रेक्टम क्या है? ये हमारे किसका भाग है? ये लार्ज इंटेस्टीन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टीन यानी कि बड़ी आंत जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। जो रेक्टम है ये 3rd पार्ट है, इसके अलावा इसके 2 पार्ट और हैं, सीकम और कोलन। ओके, और तीसरा है रेक्टम। ठीक है, तो ये बड़ी आंत के 3 भाग हैं। पहला भाग सीकम कहलाता है, दूसरा भाग कोलन कहलाता है। कोलन में इसमें असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स भी होते हैं। ठीक है, और तीसरा भाग जो है वो रेक्टम कहलाता है, इसे हिंदी में मलाशय भी कहते हैं। ओके, तो ये तो बड़ी आंत के पार्ट हो गए। और छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। स्मॉल इंटेस्टीन जिसे हम कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टीन की 3 भाग होते हैं जिसे हम कहते हैं, पहला भाग होता है डियोडनम और दूसरा भाग होता है जेजुनम
और तीसरा भाग होता है इलियम। ठीक है, तो जो छोटी आंत है उसके भी 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। यहां पर हमने तीनों नाम लिख दिए हैं और दोनों ही क्या है, हमारे पाचन तंत्र के भाग हैं, या फिर कह सकते हैं ऑर्गन है, अंग है। फिर है 12वां क्वेश्चन, कटलरी के अंतर्गत आते हैं चम्मच, छीलनी, कद्दूकस, चम्मच, चाकू, छीलनी, कांटे, कद्दूकस, चम्मच, या फिर चाकू, कांटे या फिर और चम्मच। तो ये डी आंसर सही है। चाकू, कटलरी का मतलब है जो भी काटने के, सर्व करने के और खाने के काम आती है। जैसे कि चाकू काटने के काम आता है, कांटे खाने के काम आते हैं और चम्मच भी खाने के काम आती है। तो जो भी काटने और खाने के काम आती है वो कटलरी कहलाती है। 13वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है, विच इज नॉट द टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ज्ञान, शक्ति, रुचि या फिर धन। तो मानवीय साधन नहीं है, क्या मानवीय साधन नहीं है, तो इसमें जो मानवीय साधन नहीं है वो है धन, मनी। देखिए ज्ञान भी हमारे पास होता है, मानवीय साधन का मतलब जो मनुष्य के पास है, जो मनुष्य का साधन है। ओके, जैसे कि ज्ञान हमारे पास है, एनर्जी हमारे अंदर है, और रुचि भी हम ही शो करते हैं अपना किसी की चीज के प्रति हमारा इंटरेस्ट। ओके, तो ये सब जो है मानवीय साधन होते हैं, और जो मानवीय साधन हो हैं वो नॉट टेंजिबल होते हैं। इसका मतलब है जिसे कि हम छू नहीं सकते हैं। जैसे जो हमारे पास ज्ञान है, शक्ति है, रुचि है, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बल्कि वो हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर निहित हैं। ओके, लेकिन जैसे धन है तो क्या है, धन है या फिर जो कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि पार्क हो गया, होटल हो गया, और बोले स्कूल हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आपकी कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, और ये आपके नॉन ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, यानी कि अमानवीय साधन है, जिसे कि हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ओके, और उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये कह सकते हो कि आप जो मानवीय साधन है आपके पास, उसका उपयोग करके, ठीक है, आप जो है अमानवीय साधन को एक हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं, अपने ज्ञान का यूज करके, अपनी शक्ति का यूज करके। ठीक है, आप जो है धन प्राप्त कर सकते हो। चलिए, जो रिसोर्सेज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो मानवीय होता है और एक अमानवीय, यानी कि एक ह्यूमन रिसोर्स होता है और दूसरा नॉन ह्यूमन रिसोर्स। फिर है 14वां क्वेश्चन है, कठपुतली एक है, दृश्य, श्रव्य या फिर दृश्य श्रव्य दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कठपुतली क्या है, दृश्य भी है और श्रव्य भी है, यानी कि जो कठपुतली है उसको हम देख भी सकते हैं और उसको हम सुन सकते हैं। आपने देखा होगा कठपुतली ज्यादातर जैसे गांव एरियाज में आपने कठपुतली देखा होगा, कठपुतली का डांस होता है। ठीक है, और बहुत सारी स्टोरीज भी सुनाई जाती हैं, यानी कठपुतली डांस कर रही होती है और उसके पीछे पीछे स्टोरी भी चल रही होती है। तो क्या है, हम उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, यानी कि वो दृश्य साधन है जिसे हम देख सकते हैं, और साथ साथ में जो स्टोरी है, कहानी है, गाना है, उसको हम अपने कानों से सुनते भी हैं, यानी कि वो श्रव्य साधन है। तो यानी कि ये क्या हो गया, दृश्य और श्रव्य दोनों साधन होता है। चलिए अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। सिर के लिए सामान्यतः पट्टी बांधी जाती है, द बैंडेज टाइड फॉर द हेड इज चौकोर, लंबी, षटकोण या फिर तिकोनी। तो जो सिर पर बैंडेज बांधा जाता है वो ट्रायंगुलर होता है, तिकोनी होता है। इसको मैं यहाँ पर आपको पिक्चर के माध्यम से दिखा देती हूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ये देखिए, ये है इस तरीके से, ये 3 इसके कोने हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है तिकोनी पट्टी सिर में बांधी जाती है। ओके, चलिए फिर आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं, वार्प एंड वेफ्ट थ्रेड्स आर टाइड एंड डाइड इन, बांधनी में, पटोला में, दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वार्प और वेफ्ट यानी कि ताने और बाने के जो धागे हैं वो रंगे जाते हैं, किस में रंगे जाते हैं, तो ये रंगे जाते हैं आपके, इसका आंसर हो जाएगा पटोला। राइट आंसर पटोला है। अच्छा देखिए, यहां पर बांधनी और पटोला दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में ही टाई और डाई होता है, यानी कि टाई क्या है, टाई मीन्स बांधना और डाई मीन्स उसको कलर करना। तो दोनों प्रोसेस, जो टाई और डाई प्रोसेस है, वो बांधनी में भी होती है और पटोला में भी होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो जरा सुन लीजिएगा आप लोग, कि पटोला में वस्त्र बनने से पूर्व धागों को रंगा जाता है। जैसे यहां पर क्या कहा जा रहा है, ताना और बाना को रंगना। ठीक है, यानी कि दोनों धागों को रंगना, जो कि वस्त्र बनने से पूर्व धागों को रंगा जा रहा है, वो क्या है, पटोला में किया जाता है ऐसा। जबकि बांधनी में क्या है, वस्त्र बनने के बाद में वस्त्र को रंगा जाता है। तो आपने देखा होगा
कि साड़ियां बनाई होगी, आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो उसमें आपने टाई एंड डाई का यूज किया होगा। ओके, साड़ी बनाया होगा, दुपट्टे बनाए होंगे, तो जो भी आपने कपड़े बनाए होंगे या फिर चादर भी बनाते हैं, तो उसमें क्या है, वो वस्त्र है जो कि बुना जा चुका है, तैयार हो चुका है। तो वस्त्र बनने के बाद में जो वस्त्र की रंगाई की जाती है, ठीक है, उसको बांधनी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, अगर वस्त्र रंगने की बात पूछी जाए कि कौन सा वस्त्र टाई और डाई किया जाता है, ठीक है, तो आपका बांधनी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर ताना और बाना यानी कि धागे की बात हो रही है, तो वो पटोला है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द मील प्लानिंग? आयु, शारीरिक आवश्यकता, व्यवसाय या फिर ये सभी? तो ये सभी है। आयु भी हमारे आहार नियोजन को प्रभावित करती है, क्योंकि हम आयु के अनुसार भी हमारे जो है लाइक्स और डिसलाइक्स चेंज होते जाते हैं। शारीरिक आवश्यकता के फिजिकल नीड्स का मतलब है कि हमारे शरीर की जैसे नीड होती, जैसे आवश्यकता होती है। अगर हम हैवी वर्क कर रहे हैं तो हमें अधिक जरूरत पड़ती है, मॉडरेट है तो मॉडरेट लेवल पर जरूरत पड़ेगी, और सेडेंटरी वर्कर है तो कम भोजन की आवश्यकता होगी। और व्यवसाय के अकॉर्डिंग भी होता है। ओके, जैसे मजदूर हैं तो क्या होते हैं, वो ज्यादा हैवी वर्क करते हैं, तो उनको क्या होगा, उन्हें अधिक भोजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो बैठकर काम करें, जैसे टीचिंग का काम है, तो क्या है, इसमें ज्यादातर बैठना या फिर खड़े होना होता है, तो इसमें हम कम भोजन की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से ये तीनों ही चीजें जरूरी हैं आहार नियोजन के लिए, तीनों ही प्रभावित करती हैं। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं किसके? विटामिन, पानी की, या फिर ऊर्जा, या फिर प्रोटीन के? तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ये विटामिन और किसके, मिनरल के स्रोत होते हैं, यानी कि विटामिन और खनिज। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं वो सबसे ज्यादा रिच किसमें होते हैं? विटामिन और मिनरल्स में, यानी कि विटामिन और खनिज में। फिर है, ग्लेजिंग दी जाती है नेपिंग से, साइजिंग, या फिर गोंद एवं स्टार से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ग्लेजिंग दी जाती है किसके द्वारा? गोंद और स्टार्च से, यानी कि गम एंड स्टार्च। अब देखिए यहाँ पर नैपिंग, नैपिंग का मतलब होता है सतह पर रोएं उठाना, सतह पर रोएं उठाना। तो रोलर्स होते हैं जिसके द्वारा कपड़े के सतह पर रोएं को उठाया जाता है। और अगर हम साइजिंग की बात करें, ओके, तो साइजिंग क्या होता है, ग्लेजिंग जब दी जाती है, ग्लेजिंग से पहले कपड़ों की साइजिंग की जाती है, यानी कि साइजिंग फिनिश दिया जाता है उसको। साइजिंग में क्या होता है, यही गम, स्टार्च हो गया, और रासायनिक यानी कि केमिकल्स होते हैं जो रसायन है, तो उनका यूज किया जाता है कपड़े को साइजिंग के लिए, यानी कि साइजिंग फिनिश देने के लिए। तो कपड़ों की पहले साइजिंग की जाती है। साइजिंग का मतलब है कि कपड़े के सतह के दोष को छिपाना, दोष को छिपाना, कपड़े के सतह पर जो भी दोष होते हैं यानी कि डिफेक्ट जो होते हैं उनको छिपाना साइजिंग कहलाता है। ओके, और साइजिंग में तो क्या करते हैं, वही आपकी जो गम, स्टार्च या रसायन में ये फिनिशिंग दी जाती है, इससे उसके जो सतह के दोष हैं वो छिप जाते हैं, और इसके बाद में फिर ग्लेजिंग यानी कि उसमें चमक उत्पन्न की जाती, यही जो गोंद स्टार उसमें लगा हुआ है उसके द्वारा इसमें चमक उत्पन्न की जाती है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, लैंग्वेज एवं थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? टाइडमैन, प्याजे, डार्विन, या फिर प्रेयर? तो ये जो है आपका लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, ये लिखी गई है, ये है प्याजे के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है प्याजे ने ये बुक लिखी हुई है। फिर आता है 21 क्वेश्चन कि मार्थंडम योजना प्रारंभ की गई किसके द्वारा? तो मार्थंडम योजना प्रारंभ की गई डॉक्टर स्पेंसर हेज के द्वारा। ओके, अब यहाँ पर एफ एल ब्रैने भी हैं और आर एन टैगोर भी हैं, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी और गांधी जी। तो एफ एल ब्रैने के द्वारा जो स्टार्ट की गई थी वो स्टार्ट की गई थी गुड़गांव प्रोजेक्ट। इन सभी ने अलग अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ठीक है, तो इनके द्वारा जो स्टार्ट किया गया था वो गुड़गांव प्रोजेक्ट था। ओके, और अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इनके द्वारा श्री निकेतन की स्थापना की गई थी, श्री निकेतन। ओके, और गांधी जी के द्वारा, इनके द्वारा जो है सेवाग्राम। ठीक है, अब यहां पर हम गुड़गांव, श्री निकेतन और सेवाग्राम, अगर हम तीनों की बात करें तो ये तीनों का जो ईयर है वो सेम है, तीनों का ही ईयर सेम है 1920। तो ये आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है।
1920 में ही गुड़गांव प्रोजेक्ट, श्री निकेतन और सेवाग्राम इन लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और मार्थंडम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट किया गया था 1928 में, 1928 में। ठीक है, तो ईयर भी पूछा जाता है, ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। फिर आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर, नवजात शिशु के संवेग हैं। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नवजात शिशु यानी कि इमोशंस ऑफ द नियोनेट, नियोनेट का पूछा गया ना कि इन्फेंट का। ओके, तो नियोनेट का इमोशंस पूछे गए, उनके संवेग पूछे गए हैं। तो इन चारों में से कौन सा होगा? तो ये है सेकंड, यानी कि उनमें भय, क्रोध और प्रेम, ये तीनों चीज होती है। आपने देखा होगा बच्चे जन्म के बाद में ये तीनों चीज ही, भय जो भी पहले फैमिली से वो डर अपना शो करते हैं, फिर धीरे धीरे फैमिलियर हो जाते हैं, फिर जो अननोन पर्सन होते हैं, और क्रोध भी उनको आता है और प्रेम भी वो शो करते हैं। तो यानी ये इमोशंस उनके अंदर होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, फिर है 23 नंबर क्वेश्चन, गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है, ये किसने कहा? होम मैनेजमेंट इज लाइक अ डैम बाय विच रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड। तो ये कहा है राजमल पी देवदास जी ने। ओके, अब यहाँ पर अगर हम कॉटजिन की बात करें, ये यहाँ पर कॉटजिन, तो इन्होंने कहा था कि जो गृह व्यवस्था है यानी कि होम मैनेजमेंट है वो एक व्यवहारिक विज्ञान है, यानी कि एक प्रैक्टिकल साइंस है। ठीक है, और ग्रॉसम क्रैंडल और निकोलम डॉर्सी, इन दोनों ने ही जो दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है, उसमें इन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग और इवेल्युएशन, इसकी यानी कि आयोजन और नियंत्रण, और तीसरा मूल्यांकन, इन तीनों चीज की बात की है निकोलम डॉर्सी और ग्रॉसम क्रैंडल दोनों ने ही। निकोलम डॉर्सी ने कहा है कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिवार को उपलब्ध साधनों के उपयोग करने की योजना, संगठन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन ही गृह प्रबंध है। और यही चीज इन्होंने दूसरे शब्दों में कही है ग्रॉसम क्रैंडल, इन्होंने कहा गृह प्रबंध में एक प्रक्रिया निर्मित करने वाली निर्णयों की श्रृंखला होती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग, जिसमें पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है। यानी कि पारिवारिक लक्ष्य अगर हमें प्राप्त करने हैं तो उसमें हम किसका यूज करेंगे? पारिवारिक संसाधनों का उपयोग करेंगे। ओके, और इसके इन्होंने 3 चरण बताए, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें हम 3 चरण को फॉलो करते हैं। कौन कौन से 3 चरण है? प्लानिंग पहला है, दूसरा है कंट्रोलिंग, और तीसरा है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। ओके, तो यही तीनों चीजें के बारे में निकोलम डॉर्सी और ग्रॉसम क्रैंडल दोनों लोगों ने बताया हुआ है। ठीक है, निकोलम डॉर्सी ने एक चीज और ऐड कर दी है इसमें, आयोजन, और इन्होंने संगठन, ठीक है, इन्होंने ऐड कर दिया निकोलम डॉर्सी ने। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग और इवैल्यूएशन, ये 4 चीजें बताई हैं। ग्रॉसम क्रैंडल ने यहाँ पर प्लानिंग, कंट्रोलिंग और इवैल्यूएशन कहा है, और कॉटजिन ने कहा है कि एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल साइंस है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? उपकला, संयोजी, पेशीय या फिर तंत्रिका ऊतक है? तो जो रक्त है वो है आपका संयोजी ऊतक। ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू? वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं ब्लड के बारे में। हाँ, ये है, तो इसमें आप देख सकते हो पूछा गया है ब्लड किस टाइप का टिश्यू है। ओके, तो वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ओके, चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी आगे क्वेश्चन एक और है आपका, ठीक है, तो एंटीजन का और एंटीबॉडी का, तो उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे, उस पिक्चर को। ओके, अच्छा, यहाँ पर जो रक्त किस प्रकार का होता है, संयोजी जो ऊतक है, तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले डाल चुकी हूँ, जो मेरे चैनल पर यूपी टीजीटी पीजीटी प्लेलिस्ट है, उसमें आप अगर खोलोगे तो उसमें आपको ब्लड का एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। तो उसके बारे में उसमें डिटेल में दिया गया है, उसका लिंक मैं यहाँ पर शेयर भी कर दूंगी, तो वहां से भी आप ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। ओके, अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर, रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित होता है। द ब्लड शुगर लेवल एंड ऑक्सीजन इज कंट्रोल्ड बाय एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, थायराइड, पिट्यूटरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड शुगर लेवल और ऑक्सीजन
इसको कौन कंट्रोल करता है? तो यहाँ पर ग्लैंड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है। इसका ग्लैंड पर भी मैंने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, इन दोनों ही ग्लैंड पर भी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, वो भी आपको यूपीटीजीटी पीजीटी वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और मैं शेयर भी कर दूंगी, यहाँ पर लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। फिर 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैंड प्रिंटिंग टेक्निक? ब्लॉक, स्क्रीन, डुप्लेक्स या फिर स्टेंसिल। तो जो डुप्लेक्स है वो हाथ छपाई यानी कि हैंड प्रिंटिंग टेक्निक नहीं है। अब यहाँ पर मैं पिक्चर दिखा देती हूँ आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैंने पटोला के बारे में, चलिए आपको पटोला बांधनी ये मैं बाद में दिखाती हूँ, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये है ब्लॉक प्रिंटिंग, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है, इसे हम हाथ से करते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, जिस भी डिजाइन का आप ब्लॉक चाहो वो ले सकते हो, उसमें कलर लगा करके आप प्रिंट कर सकते हो। ओके, घर में भी जो हमारे यहाँ चीजें होती है, जैसे भिंडी आपने देखा होगा, भिंडी में आगे डिजाइन बनी होती है, उस पर कलर लगा कर भी हम कर सकते हैं। तो घर में हम कोई भी चीज हो तो उसमें जो डिजाइन बनी हुई है उस पर कलर लगा करके हम कपड़े पर डिजाइन बना सकते हैं। तो इस तरीके से ब्लॉक्स होते हैं, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं, ठीक है। और ये देख सकते हो इस तरीके से भी डिजाइन, तो अलग अलग तरीके की डिजाइन बनती है। ये तो ब्लॉक प्रिंटिंग हो गई, ठीक है, हाथ से की जा रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, ये स्क्रीन प्रिंटिंग है, यानी कि इसके लिए एक स्क्रीन तैयार की जाती है, ये आप देख लो, इस तरीके से स्क्रीन तैयार की जाती है। फिर उसमें जो भी डिजाइन बना होता है, ठीक है, उतना छोड़ करके जो डिजाइन हमें बनानी है उसको छोड़ करके, और जितना भी एरिया रहता है उसको क्या करते हैं, हाँ उसको एक बिल्कुल ही फिल कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में उस पर हम उसको स्क्वीजर होता है ये, जिससे फिर इस तरीके से हम करते हैं, और यहाँ पर जो भी डिजाइन हमें होती है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये टी शर्ट है, उस पर ये डिजाइन छापी जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्वीज कर देते हैं और यहाँ पर डिजाइन जो है वो उतर जाती है, और जितना और एक्स्ट्रा एरिया होता है उसको कवर किए होते हैं, तो इस तरीके से उसमें से कलर पास नहीं होता है, और जो डिजाइन हमें बनानी होती है वहां से कलर पास हो जाता है। तो इस तरीके से स्क्रीन तैयार करते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए, ये भी स्क्रीन प्रिंटिंग है। और ये क्या है, ये है आपकी स्टेंसिल प्रिंटिंग। स्टेंसिल प्रिंटिंग में क्या होता है, इस तरीके से कटिंग होती है, और जो भी डिजाइन हमें बनानी है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं, और फिर उसको रख करके जिस तरीके का कलर हमें करना है, आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लू कलर का कपड़ा है, डिजाइन है, इसको रख करके व्हाइट कलर से इसको कलर कर दिया जा रहा है, तो जो डिजाइन है वही डिजाइन नीचे बन जाएगी। ओके, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, विल्सन या फिर हाइमैन ने? हु डिस्कवर्ड द सेल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट हुक ने। फिर है 28 नंबर क्वेश्चन है कि चलन तंत्र है, लोकोमोटर सिस्टम इज उत्सर्जन, कंकाल, तंत्रिका या फिर लसिका? तो स्केलेटल सिस्टम, उसी से हम चलते फिरते हैं, तो इसी को लोकोमोटर सिस्टम या फिर चलन तंत्र कहा जाता है। ओके, तो चलन तंत्र में कंकाल तंत्र आ गया। फिर है 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि वार्डरोब शब्द दर्शाता है। वार्डरोब कपड़ों की दशा, कपड़ों का संग्रह, कपड़ों की गिनती, कपड़ों की देखभाल। तो जाहिर सी बात है वार्डरोब शब्द क्या है, यहाँ पर हम कपड़े रखते हैं, तो इसे कपड़ों का संग्रह राइट आंसर हो जाएगा। फिर टाइफाइड रोग का कारण है स्ट्रेप्टोकोकस टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, प्लाज्मोडियम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। टाइफाइड रोग जो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 31 क्वेश्चन है, टिबिया प्रमुख हड्डी है, छाती की, सिर की, पैर की या फिर हाथ की? तो टिबिया क्या है, ये है लेग की। देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है टिबिया क्या है, लेग की, और यहाँ पर टी से टीबियस का टी ले लिया और लेग का
एल ले लिया और इसको मिलाकर के टल्ली कर दिया। तो याद करने के लिए ये हमने ट्रिक अपनाई थी, तो आप लोग अपना ट्रिक अपना सकते हो। ओके, तो टिबिया किसकी है? ये आपकी पैर की हड्डी है, टिबिया। ठीक है, पैर की हड्डी। और इसमें और भी होती है टिबिया में। एक तो आपका लेग, क्या बोलते हैं, टिबिया हो गई पैर की हड्डी। इसके अलावा फीमर और फिबुला भी होती है, फीमर और फिबुला भी होती है, ये पैर की हड्डियां होती हैं। और हाथ में अगर हैंड की बात करें तो इसमें क्या होता है, रेडियस अल्ना और ह्यूमरस। ठीक है, तो रेडियस अल्ना ह्यूमरस ये हमारे हाथ की हड्डियां होती हैं, और फीमर, फिबुला और टिबिया ये तीनों ही हमारे पैर की हड्डियां होती हैं। ओके, फिर है 32 क्वेश्चन, अधिगम और कल्पना है। लर्निंग एंड इमेजिनेशन इज इंडिविजुअल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल, मेंटल या फिर फिजिकल प्रोसेस है। तो ये क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि मेंटल प्रोसेस है। फिर है महिला यानी कि स्त्री लिंग हार्मोन है। द फीमेल सेक्स हार्मोन इज एंड्रोजन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो ये है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दो हार्मोन जो है फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन यहां पर दिया गया है। 34 क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन इज। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो फैट सॉल्युबल कौन सा होता है, ए, डी, ई एंड के। ठीक है, विटामिन बी और सी ये वाटर सॉल्युबल होता है। फिर है 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आमाशय में उपस्थित रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन स्टमक, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज है कि पूछा गया कौन सा एंजाइम जो कि स्टमक में उपस्थित रहता है। तो ये सभी रहते हैं स्टमक में, पेप्सिन भी होता है, रेनिन भी होता है, लाइपेज भी होता है। पेप्सिन आपको पता है ये प्रोटीन को पचाने के लिए होता है, रेनिन भी प्रोटीन के लिए होता है, और स्पेशली किस प्रोटीन के लिए, ये केसीन प्रोटीन के लिए होता है। ठीक है, और पेप्सिन जो है हर प्रकार के प्रोटीन के लिए। जो रेनिन है ये क्या करता है, जो केसीन प्रोटीन जो कि किस में पाया जाता है, मिल्क में होता है। ठीक है, दूध में होता है केसीन प्रोटीन। तो ये क्या करता है, रेनिन केसीन प्रोटीन को पैराकेसीन में चेंज कर देता है, और फिर जो है पैराकेसीन कैल्शियम के साथ मिल करके जो है कैल्शियम पैराकेसीन बना लेता है, और फिर उस पर कौन काम करता है, पेप्सिन एंजाइम काम करता है। ठीक है, तो फाइनली ये क्या करता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। और लाइपेज किस पर काम करता है, ये वसा पर। ओके, यानी कि फैट को पचाने के लिए लाइपेज होता है। और एमाइलेज यानी कि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उस पर कौन काम करता है, अमाइलेज एंजाइम काम करता है। और एक और है टाइलिन, जो कि हमारे टाइलिन कहां होता है, हमारे मुंह में होता है, टाइलिन एंजाइम। ठीक है, चलिए फिर 36 क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया डैश बार पर मिनट है, यानी कि ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीज टाइम्स पर मिनट। कितने टाइम्स पर मिनट, तो 12 से 16। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, मरास्मस, अनीमिया, बेरीबेरी या फिर स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अनीमिया आप जानते हो ये आयरन की कमी से होता है, और मरास्मस जो है किसी कमी से होता है, प्रोटीन और एनर्जी, ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, और बेरीबेरी ये जो है विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से बेरीबेरी रोग होता है, और B2 की कमी से आपको पता ही है चिरोसिस है, कई सारे रोग होते हैं। फिर है 38 क्वेश्चन, किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है, हीमोसाइनिन, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन या फिर रोडोप्सिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रुधिर लाल दिखाई देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन होता है, और हीम जो है ये आयरन होता है। फिर है मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं, हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो ये होती हैं 24। अगर हम यहाँ पर अगर पेयर की बात करते, जोड़े में कितनी पाई जाती है, तो 12 जोड़ी होती हैं और 24 टोटल होती हैं। 40 क्वेश्चन है, बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है, प्रोड्यूस अनश्रिंकेबल फैब्रिक।
साइजिंग के द्वारा, कैलेंडरिंग के द्वारा, टेंटरिंग के द्वारा या फिर सैनफोराइजिंग के द्वारा। तो सैनफोराइजिंग के द्वारा बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है और ये टैग पर लिखा भी होता है, जिसका मतलब है कि कपड़ा बाद में सिकुड़ेगा नहीं। और साइजिंग बता ही चुके हैं, सतह के दोष को छुपाने के लिए होता है। कैलेंडरिंग जो है जिसे हम घरों में प्रेस करते हैं, वैसे ही जो है जो बड़े लेवल पर होता है, बड़े लेवल पर यानी कि जो कारखाने में यूज किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, जो ये प्रेस हम घरों में करते हैं वही जब बड़े लेवल पर होता है तो उसको कैलेंडरिंग कहा जाता है। टेंटरिंग में क्या करते हैं, कपड़ों को सीधा करने का काम, यानी कि हम अपने वांछित दशा में कपड़े की लंबाई और चौड़ाई को लाने का काम जो है टेंटरिंग के द्वारा किया जाता है। ओके, क्योंकि क्या होता है, जब कपड़े की जो प्रोसेसिंग होती है, कपड़ा तैयार होता है, तो प्रोसेसिंग में बहुत सारी खिंचाव पड़ते हैं, दबाव पड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, कपड़ा जो है वो जो है उसकी लंबाई चौड़ाई सब जो है बेडौल हो जाती है। तो उसको वांछित दशा में लाने के लिए, यानी कि वांछित लंबाई और चौड़ाई में लाने के लिए टेंटरिंग फिनिशिंग दी जाती है। ये सारी की सारी क्या है, फिनिशिंग, परिसज्जा। फिर है 41 क्वेश्चन, सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है, द मोस्ट अनप्रोटेक्टेड चेक कौन सा होता है, वो है बियरर चेक, क्योंकि इस पर क्या होता है, कोई भी सिग्नेचर नहीं होता है, यानी कि इसे कोई भी जाकर के बैंक में ले जाकर के दे सकता है, अपना जो है वहां से पैसे निकाल सकता है, अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें किसी का भी साइन नहीं होता है। और अकाउंट पे चेक जो होता है वो इसको इसमें किनारे किनारे दो लाइनें बनी होती हैं, यानी कि क्रॉस चेक भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो चेक, ये देखिए, ये बियरर चेक होता है। तो यहाँ पर कोई भी साइड में लाइन नहीं होती है, और इसमें क्या होता है, पीछे साइड पर क्या होता है, साइन किया जाता है, तो इसमें बियरर चेक में कोई भी साइन नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर आप इसको इसे क्रॉस्ड चेक भी कहते हैं, यहाँ पर किनारे दो लाइन खींची जाती है और इस पे साइन भी किया जाता है, तो इस वजह से इसको कोई भी जाकर के भुना नहीं सकता है, यानी कोई भी ले नहीं सकता है ऐसे ही। लेकिन बियरर चेक रिस्की होता है क्योंकि इस पर कोई भी सिग्नेचर नहीं होता है। हाँ, अब यहाँ पर ये आप देख सकते हो चेक और डिमांड ड्राफ्ट, इसमें डिफरेंस क्या होता है। चेक जो है इशूड बाय कस्टमर ऑफ द बैंक, ठीक है, यानी कि जो बैंक कस्टमर होता है वो चेक देता है, यानी कि आप चेक किसी से लेते हो, ना कि बैंक से लेते हो। लेकिन ड्राफ्ट क्या होता है, हमें बैंक में जाते हैं, हम ड्राफ्ट बनवाते हैं, यानी कि बैंक हमें ड्राफ्ट बना करके देता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, पैसा पे करते हैं। चेक कैन गेट कैंसल्ड इफ देयर इज इनसफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट, यानी कि अगर आपके चेक किसी ने आपको चेक दिया और आप जाकर के अगर मान लो उसको ट्रांसफर करवाना चाह रहे हो अपने अकाउंट में, अगर उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, फंड नहीं है, इनसफिशियंट है, तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, और डिमांड ड्राफ्ट कैन नॉट बी कैंसल्ड, क्योंकि क्या होता है, इट इज प्रीपेड बिफोर गिविंग टू द अदर पार्टी, यानी कि जब हम बैंक में जाते हैं ड्राफ्ट देने या फिर कहीं पर भी हम ड्राफ्ट मांगा जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो फिर क्या होता है, हम पहले जाकर बैंक में पैसा देते हैं और उससे हमारा ड्राफ्ट बनता है, तो ये प्रीपेड होता है। फिर थर्ड है चेक इज सिंपल एज इट कैन बी इशूड बाय पेई विदाउट विजिटिंग ब्रांच। ओके, तो हमें यहाँ पर ब्रांच में विजिट नहीं करना पड़ता है। और डिमांड ड्राफ्ट इज कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ इज इशूइंग एज इट इज इशूड बाय बैंक, सो द पेई हैज टू विजिट द बैंक, यानी कि हमें बैंक जाना ही पड़ता है इसमें। चेक कैन बी यूज्ड इफ देयर इज अ ट्रस्ट बिटवीन द टू पार्टीज, यूज किया जा सकता है दो लोगों के बीच में। और ड्राफ्ट कैन बी इशूड इफ देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पार्टीज, यानी कि अगर दो पार्टी के बीच में लैक ऑफ ट्रस्ट है तभी ड्राफ्ट इशू हो जाता है, क्योंकि हम उसे बैंक से जाकर बनवाते हैं। और यहाँ पर नो चार्ज लेवेड, यानी कि चेक में कोई भी चार्ज नहीं लगता है, और इसके लिए हम चार्ज देते हैं डिमांड ड्राफ्ट के लिए। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बन या फिर कैल्शियम फॉस्फेट। तो हड्डी में सबसे ज्यादा कौन सा लवण होता है, यानी कि खनिज मिनरल कौन सा होता है सबसे ज्यादा, तो वो है कैल्शियम फॉस्फेट। फिर है 43 क्वेश्चन, क्विंग और बलबनाना वाणी विकास की अवस्था है। क्विंग एंड बैबलिंग इज द स्टेज ऑफ स्पीच डेवलपमेंट, प्रथम है, द्वितीय है, मध्य है या फिर अंतिम अवस्था है। तो क्विंग और बलबलाना, ठीक है, यानी कि क्विंग एंड बैबलिंग, ये क्या है, ये सेकंड स्टेज है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज क्या होती है, जो प्रथम अवस्था है वो रोना। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले क्या होते हैं, रोते हैं, उसके बाद में फिर धीरे धीरे
क्विंग की प्रोसेस और बैबलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। 44 क्वेश्चन है MMR दर्शाता है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेजल्स, मम्स और रुबेला। फिर है 45 क्वेश्चन, और उधर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं क्योंकि इनमें एंटीजन ए होता है, बी होता है, दोनों होता है या फिर कोई एंटीजन नहीं होता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर वो तो है डी कि कोई एंटीजन नहीं होता है और उधर वर्ग के व्यक्ति में। अब यहां पर हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। कहां गया, हाँ ये है जो हम पहले दिखा रहे थे, तो वो यहां पर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ, और रेड सेल टाइप है। अब यहाँ पर एंटीबॉडीज है और ये एंटीजन है, ओके। एंटीबॉडीज कहाँ है, प्लाज्मा में, और रेड ब्लड यानी कि आरबीसी में एंटीजन्स है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ग्रुप ए वाला जो है, उसमें एंटीबॉडीज अगेंस्ट है, यानी कि जिसका जो ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर जो एंटीबॉडीज पाई जाती हैं उसकी अपोजिट होंगी, ठीक है, और जो एंटीजन होगा वो सेम होगा। यानी कि अगर ग्रुप ए है किसी का, ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके अंदर जो है, उसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो बी होगी, लेकिन एंटीजन क्या होगा, सेम होगा, ए एंटीजन होगा। ग्रुप बी में एंटीबॉडी तो ए होगी अपोजिट, लेकिन एंटीजन सेम होगा, बी एंटीजन होगा। ग्रुप ए बी में, अब ए बी में क्या है, ए भी है और बी भी है, तो इसके अपोजिट यानी कि ए के अपोजिट बी होना चाहिए और बी के अपोजिट ए होना चाहिए, दोनों है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज जो है वो नन हो जाएंगी, कोई भी नहीं होंगी, ठीक है। ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, लेकिन एंटीजन दोनों पाए जाएंगे क्योंकि सेम ही है। ग्रुप ओ की बात करें तो यहाँ पर ना ए है और ना ही बी है, तो इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, ओके, ए और बी, तो एंटीबॉडीज ए और बी हो गई, लेकिन चूंकि एंटीजन सेम होता है तो यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ओके। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि और उधर वर्ग के व्यक्ति में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ए बी की बात होती तो दोनों ही पाए जाते। फिर है 46 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस में गैस उपस्थित होती है कौन सी, तो ग्रीन हाउस में, अब चूंकि जो आयोग के द्वारा आंसर दिया गया था उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दिया गया है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हो, तो ये पिक्चर आप, ये देखिए ये पिक्चर है, तो इसमें मेथेन भी है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, मेथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और सल्फर डाइऑक्साइड भी है। ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैस हैं। अब चूंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑप्शन है, तो चूंकि दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आयोग के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन इसको सही माना गया है, तो चूंकि जो आयोग के द्वारा सही माना गया वही हमें आपको बता रहे हैं। फिर है 47 नंबर क्वेश्चन है, CPCB दर्शाता है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो वो है तीसरा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। चलिए, तो यहां पर 3 क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। 48 क्वेश्चन है, पोलियो की दवा के आविष्कारक हैं, द इन्वेंटर ऑफ पोलियो मेडिसिन, तो ये हैं जोनास सालक, ओके। फिर है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो है क्या, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, तो वो है दृष्टिपटल, यानी कि रेटिना पर जो है इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिसे कि हम देख पाते हैं। फिर है 50 नंबर क्वेश्चन, समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि कब आई थी, 1975 में, 1975, ओके। तो क्या है यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया है, तो जो उद्देश्य होगा वो आपके हो जाएंगे टू इम्प्रूव, यानी कि 0 to 6 वर्ष तक बच्चों के आहार व पोषक में सुधार लाना, पोषण में, सॉरी यहाँ पर पोषण हो जाएगा, उसमें सुधार लाना, ठीक है। टीकाकरण नहीं आएगा इसमें, माताओं को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान कराना, ये इसमें नहीं आता है, जानकारी कोई नहीं प्रदान की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी नहीं होगा, जबकि यहाँ पर दूसरा यानी कि बी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब 51 से जो ना रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अगर आपको ये क्वेश्चन जो भी हमने समझाने की कोशिश की है अगर पसंद आया हो हमारा वीडियो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और इसके जो पीडीएफ हैं जब भी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, सारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके पीडीएफ को हम विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर अपने शेयर कर देंगे, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से फोटोकॉपी अपना करा सकते हो या फिर नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसका जो जो भी लिंक है हमारा फेसबुक का, सॉरी फेसबुक पर भी हमारा सेम इसी नाम से ही चैनल है, तो वहां से भी आप वीडियो ले सकते हो। और इसका टेलीग्राम का जो लिंक है वो और वीडियो का जो लिंक है यानी कि हमारे चैनल का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दिया है, तो वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। ओके, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।